ऐसा है कि मैं शुरू करूंगी अभी आधे घंटे पहले हुई एक घटना से। हम लोग सर्किट हाउस से यहाँ आ रहे थे और 3 गाड़ियाँ थी, हमारी सबसे पीछे थी। तो मुझे लगता है दूसरी गाड़ी भी आगे वाली गाड़ी को फॉलो कर रही थी। होता है ऐसे, जब आप साथ में चलते हैं तो आगे वाली जहाँ जाती है आपका ड्राइवर बस उसके पीछे पीछे चलता है। तो मैप तो था पर लगाया नहीं था, ये सोच के कि शायद सबसे आगे वाली ने लगा रखा है, वो ठीक जा रहे हैं। और हम लोग गलत मुड़ गए तो ये ध्यान थोड़ा आगे जाके आया कि गलत टर्न ले लिया है। तो वहां खेतों में कुछ बालक खड़े थे, कुछ युवा खड़े थे, उनसे रास्ता पूछा। उन्होंने रास्ता बता दिया, उनके हाथ के इशारों से हमें भी स्पष्ट हो गया कि गलत आ गए हैं और यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ेगा। संजीव जी मेरे साथ मेरी गाड़ी में थे। संजीव बोले, ये वो युवा हैं जो विश्वविद्यालय परंपरा में नहीं है और रास्ता यही बता सकते हैं। अब इसी से मिलती जुलती आपको एक छोटी सी कहानी का हिस्सा बताती हूँ। बहुत फेमस एक नॉवेल है एलिस इन वंडरलैंड। नहीं भी पढ़ी है तो कभी पढ़ने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे जीवन के प्रश्न हैं उसमें। तो उसमें एक छोटी सी बिल्ली है, चेशायर उसका नाम है। उसकी मुस्कान बड़ी फेमस है, वो बड़ी शरारती मुस्कान से सबको देख रही है, उसको सब दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। तो एलिस जो एक छोटी बच्ची है, वो एक अलग ही दुनिया की बच्ची है, वो रास्ता भूल गई है। तो वो चेशायर से पूछती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी मुझे रास्ता बताने में? तो चेशायर कहती है, हाँ बताऊंगी। आपको कहाँ जाना है, आपका लक्ष्य क्या है? तो एलिस कहती है, आई डोंट केयर फॉर एम, वेयर डू आई वॉन्ट टू गो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, बस तुम मुझे रास्ता बता दो। तो चेशायर कहती है, देन इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू। आज हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या हमें खुद भी पता है? एक और कहानी छोटी सुनाती हूँ। कहानियां इसलिए सुना रही हूँ कि वो सीधे दिल को लगती है और फिर हम उनसे कनेक्ट होकर थोड़ा सा आकलन खुद का करते हैं। तो ये कहानी एक बत्तख की है। बत्तख ने बहुत सारे छोटे छोटे डकलिंग्स जो कहलाते हैं, छोटी बत्तखों को जन्म दिया। सारी सफेद थी, एक काली थी। वो काली रोज ये सोचती, मैं काली क्यों हूं, मैं इनके जैसी सफेद क्यों नहीं हूं, मैं इनके जैसी सुंदर क्यों नहीं हूं, मुझे ऐसा बनना है, मुझे भी सफेद बनना है, मुझे भी गोरा बनना है। और ये रोज होता था और उसमें बड़ी हीन भावना आ गई थी। वो छुपी छुपी रहती, वो अगर जाती भी दल के साथ तो पीछे जाती, सबको आगे जाने देती। अचानक एक दिन काले हंसों का एक बहुत बड़ा समूह आया और उस दिन उसको पता चला कि मैं तो कभी बत्तख थी नहीं, मैं तो ये हंस हूं। द ब्लैक स्वान एक कहानी है। उस दिन उसको समझ आया कि मैं तो गलत समूह में बैठकर अपना आकलन कर रही हूं। मेरी सुंदरता का मापदंड वो है, ये नहीं है। तो जो ये हम बात कर रहे हैं दृष्टि की, दृष्टि क्या है? किसी समाज को बनाना हो या बिगाड़ना हो तो दो ही चीजें छेड़नी है। एक उसकी मेमोरी। मेमोरी किससे बनती है? इतिहास से, परंपरा से, संस्कृति से। उसकी मेमोरी नष्ट कर दीजिए। और दूसरी उसकी संस्कृति नष्ट कर दीजिए। आप 2 ही चीजें नष्ट कर दीजिए, काफी है उस पूरे समाज को नष्ट करना। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो साइंस में रिसर्च कर रहे होंगे। कितने हैं आप लोगों में जो साइंस के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, गणित के हैं? सब हैं। और ह्यूमैनिटीज के? ठीक है।
अब जो साइंस और आपके अप्लाइड साइंसेस वाले बच्चे हैं, आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, आपके फॉर्मूला वही रहेंगे, आपकी पद्धति वही रहेगी, आपकी लैब सेटिंग्स वही रहेंगी, आपकी टेस्टिंग के तरीके वही रहते हैं, उनका दुनिया भर का प्रमाण और परिमाण एक ही रहता है। इतने ही मीटर पे ये मशीन चलेगी, इतने ही किलो हर्ट्ज की है, इतने ही उसमें करंट की दशा रहनी चाहिए, कुछ बदलता नहीं है, ज्यादातर सारे फॉर्मूला सेम है। लेकिन जरा ह्यूमैनिटीज वाले जाइए, यहाँ जातिवाद है, वहां रेसिज्म है, वहां भाषावाद है, सामाजिक मुद्दे बदलते ही समाज बदल जाते हैं। और इसीलिए सामाजिक विषयों की कोई एक शोध होने नहीं देता, क्योंकि उन समाजों को संस्कृतियों से तोड़ा गया है। इसलिए कोई यूनिफॉर्मिटी हमको ह्यूमैनिटीज की रिसर्च में नहीं मिलती। और जो ह्यूमैनिटीज की दृष्टि बदलते हैं, वही दृष्टि से राष्ट्र बनते हैं, उसी दृष्टि से समाज बनते हैं। एक बहुत सुंदर संस्कृत का श्लोक है, यतो हस्तो ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः। रस माने, आराम से पूछे तो रस माने टेस्ट। आपको किस चीज में रस आ रहा है, वो रस आपका पहला हाथ और दृष्टि का समन्वय कहाँ हुआ, वो निश्चित करता है। आज हम यंग इंडिया बहुत बात करते हैं, यंग इंडिया की, विकसित भारत की भी बात करते हैं। लेकिन क्या आज के यूथ से, क्योंकि हमारी तो निकल गई उम्र, हम वो 2047 का विकसित भारत देखने का हम स्वप्न नहीं देख रहे, हम अभिलाषा लेकर बैठे हैं। स्वप्न आप देख रहे हैं, आप बना रहे हैं। तो क्या आज के यूथ को सौंप दें भारत और वो बना लेगा विकसित भारत, सिर्फ इसलिए कि वो यूथ है, यंग इंडिया है? या उस यंग इंडिया को स्ट्रॉन्ग इंडिया बनना पड़ेगा एक विकसित भारत बनाने के लिए? और अगर स्ट्रॉन्ग इंडिया बनना है, तो क्या जड़ों से कटा हुआ यूथ अपने देश को विकास की राह पर ले जा सकता है? अभी बहुत सुंदर, मैं हरि भाई को बोल रही थी, इतना सुंदर सार गर्भित उन्होंने विश्लेषण रखा, एक एक चीज छू दी उन्होंने, कुछ बाकी नहीं रखा। आपके सबके विषय के टॉपिक्स उसमें आ गए होंगे, जो आपने अभी यहाँ पर अपना स्वागत प्रवचन दिया। आप नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे थे। आज सब जगह नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है। हमारे देश के युवा को अचानक ऐसा लगने लगा कि हमारे किसानों को तो खेती करनी नहीं आ रही, ये तो पश्चिम ने हमको ऑर्गेनिक खेती सिखा दी, पश्चिम ने हमको नेचुरल फार्मिंग सिखा दी, हमें तो इतना भी नहीं पता, हम केमिकल खा रहे हैं। पर क्या ये सचमुच सच है? क्योंकि जो हमने कहा कि पहले मेमोरी नष्ट कर दो, इतिहास से काट दो। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो सिर्फ लोग नहीं बटे थे, हमारी सबसे उपजाऊ जमीन भी बट गई थी। पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खेती होती थी, और उसके 10 साल में ही हमें परिणाम भुगतना पड़ा, जब हम पूरे विश्व में भीख का कटोरा लेकर अन्न मांगने निकले हैं। मेरे माता पिता, मेरे नाना नानी, दादा दादी, आप लोगों के भी घरों में सब ने लाल गेहूं खाया होगा, सब ने वो परदेश से आए हुए बिस्किट खाए होंगे, और वो लाल गेहूं के बोरों पर लिखा हुआ होता था, ये अनाज सुअरों के लिए उगाया गया है। दिस क्रॉप इज ग्रोन फॉर द पिग्स। वो हमें दान में मिला, भीख में मिला। तब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, अनाज की बहुत कमी है, मैं एक समय का उपवास करता हूं। उनके साथ पूरे देश ने एक समय का उपवास किया। किसानों को वैज्ञानिकों ने समझाया कि एक खेती से काम नहीं चलेगा, हरित क्रांति करिए।
हरित क्रांति करने के लिए पहली बार जमीन में केमिकल्स डाले गए, यूरिया डाला गया, और उसकी वजह से धीरे 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 जब देश आत्मनिर्भर हो गया तो अब हम वापस अपने पुराने ऑर्गेनिक खेती और नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। दुनिया ने हमें कुछ नहीं सिखाया। आप ये मत सोचिए कि पश्चिम हमें आके नेचुरल फार्मिंग सिखा रहा है, लेकिन क्योंकि हमें हमारी मेमोरीज से काट दिया गया, वो तकलीफ भरा समय हम में से किसी को याद ही नहीं है कि कैसे एक पीढ़ी ने उपवास करके इस देश को आगे बढ़ाया। इसलिए आज जब हम रिसर्च करने बैठते हैं तो हम रिसर्च अपने विषय पर करते हैं। ये पीएचडी की डिग्री मेरी है, फिर भले ही हम सब यहाँ इतने पीएचडी होल्डर्स बैठे हैं, हम भी शपथ पूर्वक कहते हैं जिस दिन से डिग्री का सर्टिफिकेट मिल गया हमने खुद की अपनी डिग्री कभी थीसिस खोलकर देखी नहीं। इतना भी काम उस डिग्री का लगता नहीं है इस देश के लिए, जिस देश ने उपवास कर कर हमें पढ़ने के लायक बनाया। कहना यह है कि हमारे परिवेश के कुछ शब्द हैं, एक है शिक्षा, एक है दीक्षा, एक है समीक्षा, एक है परीक्षा। इसमें आपको कुछ साम्य समझ में आ रहा है? अंत में वो जो अंत आ रहा है वो शब्द है ईक्षा। क्या है ईक्षा? ईक्षा यानी किसी चीज को बहुत क्लोजली देखना, बहुत निकट से देखना। यानी क्या? हमारा देखना दृश्य नहीं होता, हमारा देखना दर्शन होता है। तो क्या हम मन से देख रहे हैं? आपने जो टॉपिक लिया आप उससे कितना जुड़े? कल को अगर आपके गाइड कहते हैं ये टॉपिक ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो क्या कर दोगे या उससे जुड़े रहोगे? वो बताएगा कि आपका टॉपिक आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, आपकी परिकल्पना आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। और क्योंकि मैंने ईक्षा की बात की तो हमारे ब्रह्मांड में आता है तदैक्षत एव प्रजायेति बहुश्याम। कैसे? आग से पानी उत्पन्न कैसे करना है, इसका तो सीधा उदाहरण हमारा शरीर है। जब आप बहुत तप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, तो क्या आता है? शरीर के अंदर गर्मी आती है। और उस गर्मी का हम पता कैसे लगाते हैं? क्योंकि शरीर पर पसीना आता है। वो तप से जल की उत्पत्ति होती है। तो ये जो ईक्षा है, क्या हमें उसका धारण करने का धैर्य है? क्योंकि 3 शब्द हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य पता है एक ही तरह का सत्य होता है, सत्य बदलता नहीं है। आनंद एक परिणति की अनुभूति है, वो भी नहीं बदलता है। लेकिन जो बीच में डगमगाता है वो है चित्त। तो क्या आप चित्त को यत्न से धारण करते हैं? सत, चित्त और आनंद में अगर आप चित्त को कंट्रोल कर ले, चित्त वृत्ति निरोधः किसकी व्याख्या है? योग की। योग क्या है? बाह्य और अंतः का संयोग योग है। तो जिस हम भारतीय दृष्टि की बात कर रहे हैं वो है चित्तायत्तम। चित्त को बहुत प्रयत्नों से, धैर्य से धारण करते हुए हमें अपने प्रयास करने हैं। अब प्रयास क्यों करने हैं? सर ने भी बताया, आप लोग को भी पता है कि भारत का अपना एक वैभव है। वो पूरा वैभव पूरे विश्व में था, इसीलिए लोग यहां आए। ये कोई किंवदंती नहीं है। वो वैभव बनाया यहाँ के गुरुओं ने, उन गुरुओं को प्राप्त शिष्यों ने, और पूरी एक परंपरा चली उसमें। आपने सारनाथ का नाम सुना होगा। कभी ये सोचा गौतम बुद्ध भगवान ने सारनाथ पर ही अपना प्रथम संदेश क्यों दिया? वो तो कहीं और अपनी तपस्या कर रहे थे, फिर वहां से सारनाथ क्यों आए? तो 2 पथ थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर
उत्तर पथ बर्मा से होकर मेसोपोटामिया जाता था और दक्षिण पथ लुम्बिनी से होकर लंका तक जाता था, और उज्जैन में आके दक्षिण पथ दो भागों में विभाजित होता था, एक गुजरात की तरफ और एक नीचे रामेश्वरम की तरफ। लेकिन उत्तर पथ और दक्षिण पथ जहां मिलते थे वो जगह थी सारनाथ, यानी दुनिया के सबसे समृद्ध, सबसे साहसी, सबसे दूर दूर तक यात्रा करने वाले बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी अगर कहीं मिलेंगे तो वो सारनाथ में मिल सकते थे। तो गौतम बुद्ध भगवान जब वहां अपना प्रथम संदेश देते हैं तो वो चारों दिशाओं में एक साथ जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ज्ञान को भी वैभव की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान के प्रसार को भी, ज्ञान ऐसे ही प्रसारित नहीं हो जाता। इसलिए शोध के 4 चरण होते हैं, अदिति, बोध, आचरण और प्रचार। अदिति यानी सेल्फ स्टडी। अब खुद सोच के देखिए कि आप सच में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या चैट जीपीटी आपका काम कर रहा है। अभी हम लोग एक बहुत बड़ी कमेटी में थे देश की, ANRF, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में रिसर्च ग्रांट्स के लिए एक नया प्रयोग किया है कि सामाजिक विषयों पर रिसर्च जो करेगा और उसमें AI का समावेश करेंगे उनको एक ग्रांट दी जाएगी केंद्र स्थापित करने की, 15 करोड़ से 25 करोड़ तक। ANRF के ज्यादातर प्रपोजल चैट जीपीटी से बने हुए थे और उसका सीधा सा हमारा परीक्षण था। जो टॉपिक उन्होंने डाला था वो टॉपिक हम भी डाल देते थे चैट जीपीटी में, वो सेम वही प्रपोजल बनके हमारे सामने आ जाता था। तो क्या चैट जीपीटी आपका काम कर रहा है या स्वाध्याय कर रहा है? फिर आता है बोध। बोध यानी जो आप निश्चित करते हैं, और ये यकीन मानिए मैं ये बातें आपको हतोत्साहित करने को बिल्कुल नहीं कह रही हूं। मैं आपको, आप माननीय गाइड श्री भी यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, हमारे शास्त्र गुरु के 3 गुण बताते हैं। एक वो जो ज्ञानी हो, विद्वानी हो, सही बात है। दूसरा वो जिसे शास्त्रों का अभ्यास हो, उसने अपने फील्ड के कम से कम शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ हो। और तीसरा जो परंपरा से आता हो, यानी ऐसे बहुत से विद्वान आपको समाज में मिल जाएंगे जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वानी हैं। कोई बहुत बड़ा पत्रकार है, कोई बहुत बड़े बैंकर है, कोई बहुत बड़ा किसी तरह का बिजनेसमैन है, कोई और तरह के कलाकार है। आपको लगता है अरे इनको गाइड क्यों नहीं बना सकते, क्या इनको को गाइड बना दें? पर वो परंपरा से नहीं आते, वो परंपरा को समझते ही नहीं है कि एक शिष्य शिष्य कैसे बनता है, तो वो गाइड नहीं बन सकते। तो वो जो बोध है और बोध के बाद आचरण है, वो आचरण गुरु ही सिखा सकते हैं। तो क्या हमारे शोधार्थी और गाइड के बीच में वो संबंध है? क्या वो हो रहा है जो उससे वो आचरण को अपने तक लेकर आए? और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रचार। बहुत से ऐसे शोध हमारी संस्कृति में हुए हैं, मैं छोटे छोटे शोध 2-3 बताती हूँ। आप कहीं भी जल देखते हैं, कुआं देखें, नहर देखें, नदी देखें, सागर देखें, आप उसमें सिक्का फेंकते हैं। और ये परंपरा सारे दुनिया में है, सिक्का फेंकने की जल में। क्यों फेंकते हैं सिक्के? आज के सिक्कों से कुछ नहीं होता। एक समय में सिक्का सोना, चांदी, तांबे का बनता था और किसी गुरु आश्रम में, जंगल में, कहीं गुरुकुल में ये शोध हुई कि इनमें वाटर क्लीनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम इतना जल यूज करते हैं तो इतने जल को साफ करने का दायित्व मेरा भी है, इसलिए मैं जहां जल देखती हूँ एक सिक्का डाल देती हूँ कि ये सिक्का मेरे जल को साफ करेगा। ये शोध ही सिर्फ नहीं हुई, सिर्फ आचरण में ही नहीं आया, बल्कि ये प्रचार में गया तो लोक कल्याण के लिए रिसर्च हुई। तो रिसर्च का एम है लोक कल्याण, और रिसर्च
पश्चिमी शब्द नहीं है, रिसर्च ऋषिचर्या का अपभ्रंश है। ये एक ऋषिचर्या है, इसमें तप करना होगा, इसमें 2 घंटे का एक ऑनलाइन सेशन यूज करके हम स्कॉलर खुद को कहे, ये हमारे लिए अन्याय होगा। एक पूरी पीढ़ी खपती है तो एक लोक कल्याणकारी रिसर्च सामने आती है। चरक संहिता का नाम आपने सुना होगा। चरक संहिता में 5 व्याधि बताई गई है और फिर कैसे आज उन व्याधियों के उपचार की भी शुद्धि की आवश्यकता पड़ गई है, ये आपको स्पष्ट होगा। 5 व्याधि में पहली व्याधि है मन की व्याधि, दिमाग की व्याधि। दिमाग की व्याधि का ये मतलब नहीं है ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया या कोई सिस्ट हो गया है, नहीं, मन की व्याधि हो गई है। हमारे विचार शुद्ध नहीं रह गए हैं। हम एक दूसरे को देखकर शुद्ध विचार, शुद्ध दर्शन, अभी आपने देखा इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ। मैं कई बार ये सोचती हूँ, अगर पहले दूसरे दिन ही लगभग 2000 प्रोफेसर उन बच्चों के चारों तरफ बैठ जाते और बोलते चलो संवाद करते हैं, क्या चाहिए, कहाँ गड़बड़ हुई, क्या सॉल्यूशन चाहिए, क्या संवाद हम कर रहे हैं, क्या हम बात कर रहे हैं। आज थोड़े दिन पहले पुणे में एक दुर्घटना हुई और मैं थोड़ा सा अलग एक व्यू रखूंगी इस पर। उस लड़की को सबने कहा कि इसकी वजह से एक की जान गई। क्या घर में संवाद चल रहा था जिसमें उस लड़की से स्पष्ट संवाद करके ये मान्यता रखी जाए कि उसको यहां विवाह नहीं करना है? आज बच्चे क्या अपने माता पिता से संवाद कर रहे हैं? क्या टीचर्स और बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है? क्या मित्रों में आपस में संवाद हो रहा है? चैट करना संवाद नहीं है, क्योंकि चैट हम वॉल्स पे करते हैं, चाहे वो फेसबुक की वॉल हो, चाहे ट्विटर की वॉल हो, चाहे इंस्टाग्राम की वॉल हो, अंततः वो वॉल ही है। आप दीवारों पे लिखकर मनुष्यों से जवाब नहीं ले सकते। फिर आप डिप्रेशन में ही जाएंगे कि किसी की लाइक्स को, डीपी को इतनी लाइक मिल गई, आपको नहीं मिला, किसी का ऑनलाइन है, मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं मिला, तलाक हो रहे हैं, संवाद खत्म कर दिया है। तो पहला जो व्याधि है, पहली वो दर्शन की है, विचारों की है, उसका उपचार वो कहते हैं, उपचार है दर्शन। बैठो, बात करो, लड़ो, जो मर्जी आए एक दूसरे को बोलो, पर बोलो। एक चारण कविता का एक भाग है, बोल चारण बोल, ये मौन तुझे खा जाएगा। आज हम इतना शोर सुन रहे हैं ना, पर ये मौन है, ये शोर नहीं है, ये मौन है। दूसरी व्याधि वो कहते हैं हृदय की है, भावों की है। आप किसी को पसंद नहीं करते, पर उसको सामने देखते ही बोलते अरे बड़े दिनों से सोच रहे थे, तुमसे मिले नहीं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और अंदर अंदर सोच रहे कब जाए। हाँ? इतना मन से झूठ, मेरे मन से मैं ही झूठ बोल रही हूं, तो कैसे शुद्धि करें? तो उपचार है साहित्य। और साहित्य क्या है? कोई बुक खोल के, बुक तो वैसे भी बुक से रिश्ता रह नहीं गया आप लोग का ज्यादा, है ना, तो बुक खोल के भी साहित्य नहीं होता। साहित्य है चिंतन, मनन, लेखन, पठन, वाचन। इतना सब करे तो साहित्य की बात आती है। कोई लिखता है, कोई बोलता है, कोई मनन करता है, कोई पढ़ता है, कोई जोर से वाचता है, बाँचता है। उसका उपचार क्या कहा उन्होंने? तो उपचार तो साहित्य ही है। पर आज हमारा साहित्य कहाँ पहुंच गया? सब अपने मन में सोच के देखिए, लास्ट कविता की या कहानी की या नाटक की कौन सी किताब आपने पढ़ी और अंदर उतारी? कोई प्रिय पुस्तक है जिसकी कहानी याद रह गई हो, जिसकी कविता याद रह गई हो, जो मेमोराइज, हम कहते हैं ना, मेमोरी से काट दिया। सच में बताइए, आप में से कितनों को क्या अंश याद हैं? क्या मेमोरी यूज करते हैं आप लोग? कुछ याद कर रहे हैं या सब कुछ आउटसोर्स कर दिया अपने यंत्र को, वही करेगा? सो
हम कहाँ जा रहे हैं? तीसरी व्याधि उन्होंने कहा शरीर की। और शरीर क्या है? 5 तत्व। अब ये 5 तत्व की शोध सबसे पहले वेद काल में हुई। 3 तरह की शोध हुई। वेद काल में गहन दर्शन की शोध हुई, उपनिषद काल में संवादों से मिलकर शोध की, और औपनिवेशिक काल में हालांकि शोध नहीं हुई तो भी भाष्य और अनुवाद के जरिए पुनः प्रतिष्ठापन करने की शोध हुई। ये 3 काल हम लेकर चल सकते हैं। तो वो जो 5 तत्व है, 5 तत्वों से बना शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो ये जो 5 तत्व है इनको बैलेंस करना ही व्याधि मुक्त होना है। हम क्या करते हैं? दौड़ के दवा लेने जाते हैं। वो एक दवा दूसरा रिएक्शन दे देती है। पैरासीटामोल लो तो एसिडिटी हो जाती है, जुकाम से शुरू करो तो कोविड हो जाता है, एपिडेमिक पेंडेमिक में क्रिएट हो जाती है। सबके रिएक्शंस आ गए हैं। तो क्या 5 तत्वों को बैलेंस करने की कोई पद्धति जो हमारी थी, योग, आयुर्वेद, पंचक्रिया, प्राणायाम, सब आउटडेटेड हो गई है, किसी काम के नहीं रहे। चौथी व्याधि वो बोलते हैं वाणी। वाणी अपने आप में एक व्याधि है। पूरी दुनिया में आज आप देखिए कहां गड़बड़ है तो सिर्फ शब्दों की गड़बड़ है। जो चोट देते हैं वो भी शब्द देते हैं, और जो धैर्य देते हैं वो भी शब्द देते हैं। तो उसका उपचार उन्होंने कहा वैयाकरण। वैयाकरण यानी आपने जो बोला उसका अंतिम मीनिंग क्या होगा वो भी आपको ही ओन करना है। आप ये नहीं कह सकते मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपको ही ओन करना है। मैं चुप रहा तो उनकी बदगुमानियां बढ़ती गई, वो भी सुना उसने जो मैंने कहा नहीं। वो वहां तक पहुंच गए हैं हम लोग। तो वाणी शुद्ध करनी पड़ेगी। और 5वीं व्याधि है जिसकी वजह से मैंने ये 4 व्याधियां कोट की, वो है अज्ञान। ऋषि चरक 5वीं व्याधि कहते हैं अज्ञान। आज हम ज्ञान की पूर्ति कहां से कर रहे हैं? यंत्रों से कर रहे हैं। ये नहीं आता जेमिनाई से पूछ लो, ये नहीं आता चैट जीपीटी को डाल दो। तो क्या है उपचार, क्या है ज्ञान का? तो चरक कहते हैं ज्ञान का उपचार है नाट्य। एक पढ़े लिखे से पढ़े लिखे व्यक्ति से भी यह अपेक्षा है कि किसी ना किसी फील्ड में वो अज्ञानी होंगे। अगर किसी को जल्दी ज्ञान देना है, सही ज्ञान देना है, तो आप उसको नाट्य के जरिए बता सकते हो। और यही कारण है कि हमारी परंपराओं में लीला, यात्रा, स्ट्रीट प्लेज, इनका इतना महत्व है कि जो बात आपको बैठाकर नहीं समझाई जा सकती एक क्लासरूम में, वो एक नाट्य बता जाता है। तो नाट्य कहाँ पहुंच गया आज? पिक्चर्स देख लीजिए और टीवी सीरियल्स देख लीजिए, वही नाट्य है ना। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि एक सबसे निम्न स्तर जिनको हम बोलते हैं वहां से लेके सबसे उच्च बौद्धिक स्तर वाले भी शाम को बैठकर एक ही टीवी सीरियल कैसे देख सकते हैं। हाँ? और फिर हम अपने आप को बौद्धिक, एक तो हमने शब्द बड़ा गलत ले लिया है सर, हम कहते हैं बुद्धिजीवी। आपको पता है पश्चिम में ये एक गाली है, ये शब्द अच्छा नहीं है। हम बुद्धि बेचकर कमाई कर रहे हैं ऐसा कहते हैं। तो क्या हम बुद्धि बेचकर कमाई कर रहे हैं या गुरु बन के कमाई कर रहे हैं? क्योंकि गुरु होने में और बुद्धिजीवी होने में जमीन आसमान का फर्क है। और ये आप देख चुके हैं, जो लोग बुद्धिजीवी है वो कैसे कैसे नैरेटिव्स बनाते हैं, वो बुद्धिजीवी है, वो बुद्धि बेचते हैं, वो लेखनी बेच रहे हैं। तो हमें चूज करना है, ये 5 शुद्धि करनी ही पड़ेंगी। यदि इन 5 शुद्धियों को नहीं किया तो हमारे कितना भी रिसर्च कर ले वो लोक कल्याण का भाव नहीं कहलाया जा सकता। आपने लौ स्तंभ की बात की सर, अभी 2 महीने पहले ही आईआईटी नागपुर में एक प्रयोग हुआ। आईआईटी नागपुर में उन्होंने अपने मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट को कहा कि जो लौ स्तंभ है वैसा ही लोहा बना के दिखाओ। और वो लगे रहे और नहीं बन सका। आखिर में
अभी बात सुनी हमने कल ही, इसलिए यहाँ रिपीट कर रही हूँ, इनके बच्चों के काम की है कि फिर जनजाति में से, वनवासी विस्तार में से जब उनको जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बुलाया गया, उन्होंने बना के दिखा दिया। वो चाहे थियरी नहीं समझा पाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि कहाँ क्या है। तो ये जो हमारा एक बुद्धि के उपयोग का जो हमने यंत्र बनाया है, उससे हमारे शोध का उद्देश्य कितना हमने निश्चित किया है वो रखना बहुत आवश्यक है। मैं जानती हूँ ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, थोड़ी सी बात, खाली 2 बातें और कहूंगी। जब हम भारतीय दृष्टि की बात करते हैं तो शोध में बड़ी स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। आप जब अपनी रिसर्च को एक फॉर्मेशन देते हैं, आपको सिखाया जाता है कि भाई एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, उसका इंडेक्स होना चाहिए, उसमें इतने चैप्टर्स होने चाहिए, उसमें अंत में बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए, बिब्लियोग्राफी में सिटेशंस ऐसे होने चाहिए, रेफरेंसिंग में ऐसे होने चाहिए, नोट्स और एंड नोट्स में ऐसे होने चाहिए। ये मेथोडोलॉजी नहीं है, इसको कंफ्यूज मत कीजिए। ये तो फॉर्मेटिंग रूल्स हैं, आपने जो कुछ लिख लिया उसको फॉर्मेट करने के रूल्स हैं। दिस इज नॉट मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी राइट फ्रॉम बिकमिंग अ शिष्य एंड गुरु, वहां से शुरू होती है। क्या मैं सच में एक ऋषिचर्या करने के लिए उपयुक्त हूं तो मैं गाइड हूं? क्या मैं वाकई रिसर्च करने लायक शिष्य हूं तो मैं एक स्कॉलर हूं? और वहां से शुरू होता है। संस्कृत में एक शब्द आता है, आप सब उसको बन के ही यहां आए हैं, वो है स्नातक। और फिर आता है अनुस्नातक। स्नातक का मतलब है स्नान किया हुआ, और अनुस्नातक का मतलब है 2 बार स्नान किया हुआ, स्नान के बाद दोबारा स्नान किया हुआ। तो और ये तो आपको डिग्री मिलती है, आपके लिखा हुआ होता है स्नातक। तो किस बात का स्नान है ये? स्नान है उस जल से लिए संकल्प के साथ किए स्नान का, कि मैं यदि खाली स्नातक रहती हूं तो विद्या मैंने अपने लिए ली, यदि मैं अनुस्नातक होती हूं तो इस विद्या को समाज के बच्चों तक पहुंचाऊंगी, और यदि मैं अब अध्येता बनती हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं लोक कल्याण के लिए इस विद्या का संकल्प लेती हूं। अगर हम इतना नहीं करते तो हम स्कॉलर नहीं कहला सकते। हमारी तो परंपरा के शब्द हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि आपकी रिसर्च अंत में कैसी होनी चाहिए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम परिभाषा दी हुई है। परिभाषा की परिभाषा है अल्पाक्षरम, कम से कम शब्दों में, असंदिग्धम, कोई क्वेश्चन ना उठा सके, सार्वद विश्वतो मुखम, पूरे विश्व में जो मान ली जाए उसे रिसर्च कहेंगे। अस्तोभ मनय वंद्यं च सूत्रम, सूत्र विदो विदुः, विद्वान लोग उसे सूत्र कहते हैं, क्योंकि अंत में तो आप एक सूत्र के साथ आते हैं ना, आपका टाइटल आपकी रिसर्च का सूत्र है। तो उस सूत्र का क्या परिणति हो जो वो माना जाए, तो उसकी परिभाषा दी है। फिर रिसर्च के खंड दिए, क्या क्या होना चाहिए। उपक्रम उपसंहारो, उपक्रम होना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। उपसंहारो, उसका निष्कर्ष होना चाहिए। अभ्यासो अपूर्ववत्ता फलम, अभ्यास दिखाई देना चाहिए। अपूर्ववत हो, आप रिसर्च गैप कहते हैं ना, आप लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? ताकि पता चले, अव्वल तो पता नहीं अभी लिटरेचर रिव्यू किया या नहीं, पर लिटरेचर रिव्यू इसलिए करते हैं कि जो जो काम हो गया वो मैं दोबारा ना करूं। रिसर्च गैप वहीं से मिलता है। तो अपूर्ववत होना चाहिए। अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, स्पष्ट लिखा है, ये रिसर्च की परिभाषा है। अर्थवादो उपपत्ति, उसमें से जो उपपत्ति हो, निष्कर्ष निकले। लास्ट चैप्टर आप जब कंक्लूजन का निकले लिखें तो अर्थ निकले, निष्कर्ष निकले, समरी नहीं। चैप्टर 1 से 5 लिखा, उसका 6 में समरी, दैट्स नॉट कंक्लूजन। आप देखेंगे जो भी आप पढ़ते हैं, ज्यादातर गाइड्स को ज्यादा पता होगा
कि आपके 3 चैप्टर तो रिसर्च होते ही नहीं है। आप उसमें 6 में से 3 चैप्टर रिसर्च के नहीं होते, छठा चैप्टर समरी होता है, तो बस 2 ही चैप्टर के लिए 5 साल लगा दिए। जीवन का इतना बड़ा समय 2 चैप्टर में खत्म कर दिया हमने। हम क्या कर रहे हैं? ये रिसर्च की परिभाषा है। और सिर्फ ये नहीं है, क्या क्या उसके खंड हैं, प्रमाण। पश्चिम के प्रमाणों से मत जाइए, सिर्फ प्रत्यक्ष उनका प्रमाण है। प्रत्यक्ष क्या है? जो सेंसेस से दिखता है, सुनता है, जानते हैं, वो है। हमारे प्रमाण कहते हैं प्रत्यक्ष, शब्द, आगम, निगम, अनुमान। प्रत्यक्ष तो ठीक है, सबको दिख रहा है तो हमने प्रमाण मान लिया। हमारा शब्द भी प्रमाण है। प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन इतनी बड़ी चीज है। बड़े बड़े व्यापारी आबरू पे चलते थे। फला सेठ का कंसाइनमेंट आया, एक शब्द था आबरू, उस पर तो वीर जी भाई ने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद ली थी एक हुंडी से, आबरू से। ट्रांजैक्शन की लिखा पढ़त नहीं होती थी, एमओयू साइन नहीं होते थे सर, वचन होता था आपके साथ काम करेंगे तो करेंगे, वचन दिया है। तो शब्द बहुत बड़ा प्रमाण। आज भी हम नहीं कहते अरे आपने उस दिन बोला था ना। आप घर में कोई चीज मनवाने जाएं और 100 बार ना हो जाए तो आप मानते हैं, 101वीं बार फिर जाएंगे। मगर एक बार हां हो जाए तो दोबारा जाते हैं। क्या बड़ा है? एफर्मेटिव वर्ड, हां बड़ी है तो शब्द बड़ा है। फिर आगम निगम। क्या है आगम निगम? एक तरफ शास्त्र, अगर हमारे गुरु भी मान लीजिए किसी विषय में हमें ठीक नहीं बता पा रहे तो हम कहां जाएंगे? हम दूसरे उनके किसी दूसरे काउंटर पार्ट को ढूंढने नहीं जाएंगे, हम शास्त्रों के पास जाएंगे। आगम और निगम, यानी अगर शास्त्र भी हमें ठीक बात नहीं बताता तो फिर है परंपरा। बहुत बड़ी चीज है। और परंपरा साधारण शब्द नहीं है, उसमें परा भी है और अपरा भी है। परंपरा अपरा से शुरू होकर परा तक जो ले जाए, सूक्ष्म शरीर तक जो ले जाए, स्थूल से वो परंपरा जो चलती ही है। इसीलिए कहते हैं ना, सब कुछ तोड़ना आसान है, परंपरा तोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो एक सुनियोजित टाइम टेस्टेड प्रणाली है। उसको चैलेंज करने के लिए बड़ा दम चाहिए, पैरेलल लाइन खड़ी करनी पड़ती है, नहीं तो नहीं टूटेगी। और फिर ऑफ कोर्स आगम निगम और अनुमान। अनुमान बहुत बड़ा। अनुमान की एक छोटी सी आपको उदाहरण देती हूँ, फिर आई विल स्टॉप। आप हमारे यहाँ तो गुजरात में नवरात्रि बहुत अच्छी मनाई जाती है, मगर कितनों को पता है कि 4 नवरात्रियां होती हैं। 2 गुप्त होती हैं, अपने लिए होती हैं, और 2 समाज के लिए होती हैं। तो समाज के लिए 2 ही क्यों होती हैं? चारों समाज के लिए क्यों नहीं होती? ये चारों गुप्त क्यों नहीं होती? तो उसका कारण फिर वही है, बचपन से एक लाइन लिखते आए हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है तो उसका क्या मतलब है? मैं और आप तो किसान है नहीं, या होंगे भी तो माता पिता हैं, घर में है, गांव में है, हमसे क्या लेना देना। पर हर नवरात्रि को फिर भी हम घर में घट लाते हैं, फिर भी घड़ा लाते हैं। किसान नहीं है तो भी घड़े में मिट्टी भी डालते हैं, छेद भी करते हैं, उसमें जल का छिड़काव भी करते हैं, उसमें नया बीज भी बोते हैं। कौन सा बीज? आने वाली फसल का वो बीज भी बोते हैं, उसके ऊपर अखंड दीपक जलाते हैं। आर्टिफिशियली हम वो टेम्परेचर क्रिएट करते हैं जो जमीन में बीज बोते समय धरती का होता है। और कितने दिन रखते हैं? 9 दिन। उसको क्या बोलते हैं? नौरता। नौरता, रात तक रहे। और 10वें दिन उस घड़े को उठाकर मंदिर में रखाते हैं। ये जो घरों में हम कर रहे हैं इसे कहलाते हैं इंडिजिनस सॉइल टेस्टिंग सिस्टम। हम सब सॉइल की टेस्टिंग कर रहे हैं कि इस बार हमारी खेती कितनी होगी, नौरता कितना होगा, इस धरती की मिट्टी में उगने की क्षमता कितनी है। और 10वें दिन मंदिर में जब कलेक्शन होता है तो वो कहलाता है डेटा कलेक्शन सेंटर।
वहां से रिपोर्ट राजा को जाती है, इस गांव में उपज अच्छी है, इसमें नहीं है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो राजा 2 बार की फसलों पर 2 बार टैक्सेशन रिवाइज करता है। क्यों? अनुमान, प्रमाण है अनुमान। हम प्रिडिक्टिव इकोनॉमी के सिस्टम्स हैं, हम पोस्ट की इकोनॉमी नहीं है, हम प्रिडिक्टिव है। आने वाले 6 महीने में हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी उस पर हमारा टैक्सेशन निर्धारित होता है। सो वी आर अ सर्कुलर सोसाइटी, हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आज अगर एकेडेमिया रिसर्च नहीं करेगा तो भी समाज करेगा, रास्ता समाज ने बता दिया। ये बार बार हमको ध्यान देना होगा। लास्ट एक उदाहरण आपको इंटर टेक्सुअल सिटेशंस का दे रही हूं, अंतर पठनीयता। आप कहते हैं ना इंटर साइटेशन, संजीव जी भी बताएंगे अपने उसमें, बहुत अच्छा बताते हैं। मेरे भी अपने कुछ मैंने उदाहरण लिए हुए हैं। इंटर सिटेशन यानी कि हमें कैसे पता कि क्या चीज जो लिख रहे हैं वो कितने विद्वान है। हमें कोई स्टैंप मार के नहीं दिया, कालिदास विद्वान है मान लो, तुलसीदास विद्वान है मान लो नहीं, चाणक्य विद्वान है मान लो। क्यों मान लो? कुछ तो होगा ना उस टेक्स्ट में। विश्व के सबसे बड़ा टेक्स्ट की परंपरा कहीं है तो भारत की है। और कैसी टेक्स्ट जिनका आज आप एक कॉमा, एक विराम, एक संधि, एक विग्रह हटा नहीं सकते। इतनी बेस्ट एडिटेड टेक्स्ट है हमारी। उन बेस्ट एडिटेड टेक्स्ट के पीछे कोई लंबी मेथोडोलॉजी जरूर होगी। उस मेथोडोलॉजी की वजह से ही बिल्कुल अपरिवर्तनीय ये टेक्स्ट बनी है। तो उनमें से एक टेक्नोलॉजी है विद्वता कैसे जांची जाए। तो उस विद्वान ने कितनों को किस भाषा में कोट किया है। हमारे यहाँ कोट्स ऐसे नहीं होते थे कि कोटेशन लगा दी और नीचे बुक का नाम लिख दिया, जरूरत ही नहीं है। तो एक कोटेशन खाली पढ़ के सुना रही हूं आपको। 14वीं शताब्दी में श्री मोल्ला नाम की एक दासी थी, गुरुकुल में रहती थी, गुरुओं की सेवा करती थी और बहुत कहानियां सुनती थी। सुनते सुनते एक दिन उसको लगा कि चलो मैं भी रामायण लिखती हूं। तो पहली महिला द्वारा लिखित रामायण है, मोल्ला उसकी लेखिका है, 14वीं शताब्दी की है, तेलुगु में लिखी गई है और नाम से प्रचलित है श्री मोल्ला। अब वो तो लिख रही है, अपना टाइम तो नहीं लिख रही, तो हमें कैसे पता वो 14वीं शताब्दी में लिखती है? तो वो इसलिए पता है कि वो अपने आरंभ में ही ये लिखती है, सुरों से, अब विशेषण सुनिएगा, एडजेक्टिव सुनिएगा, सुरों से सुन्नत ज्ञानी सुविवेकी वाल्मीकि। जिसने राम पे लिखा है उनकी व्याख्या कर रही है लाइन से। और वो ऐसे नहीं लिख दे रही वाल्मीकि, नहीं, सुरों से सुन्नत ज्ञानी सुविवेकी वाल्मीकि, अखिल वेद वांग व्यासी व्यास, घोर अंधकार के लिए रवि की प्रभा भारवी, हिमकर की संस्कृति के समान श्लाघ्य माघ, विविध कला नीति से विख्यात भवभूति, प्रकट कार्यपुरी धुरीण भट्ट बाण, माननी लोक सम्मत भद्र शिवभद्र, कविता रस के उल्लासी कालिदास, स्तुत्य गुणोद्दाम नाचन सोम भीम, नव्य मंजुल वागधुर्य नन्नार्य, रसिक श्रीनाथ रंगनाथ, कविराज तिकन्ना की स्तुति कर, धीर शक्ति से संपन्न होकर मैं काव्य पद्धति और विधाओं का बुद्धिमतापूर्ण उल्लेख करती हूं। कितने उसने एडजेक्टिव्स लगा दिए, लेकिन इस लाइन में जो मिसिंग है वो है तुलसीदास। तो जब आप टाइम लाइन बनाएंगे तो समझ जाएंगे तुलसी से पहले की है, मगर नन्नार्य भी लिख दिया है, श्री रंगनाथ भी लिख दिया है, तो 14वीं शती के बाद की है। तो आप इसकी डेटिंग कर रहे हैं टेक्स्ट से, आपको कहीं जाने की रेफरेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद बस अंतिम एक पढ़ रही हूं क्योंकि ये बताता है कि उसकी विद्वता कितनी है। वो एक लिस्ट देती है कि उसे क्या क्या नहीं आता, इसकी उसने लिस्ट दी है। तो वो कहती है देशी तेलुगु संस्कृत शब्दावली संधि
प्रज्ञों की शब्दातीत शैयाएं रीतियां प्रकट करने वाले प्रबंध, प्रचुर समास, अर्थ दृष्टि, भावार्थ, काव्य परिपाक, रस भाव चमत्कार प्रकट करने का ढंग, बहुवर्ण विभक्तियां, धातु अलंकार, विभिन्न छंद, काव्य संपदा, क्रिया, शब्दकोश, रचना का मैं कोई क्रम नहीं जानती। उसे ये तो पता है वो क्या नहीं जानती। अर्जुन बनना पड़ेगा, जो अर्जुन कृष्ण के सामने जाके कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे ज्ञान दें। और कृष्ण भी अंत में जब अर्जुन को कहते हैं यथेच्छसी तथा कुरु। मेरे भी अंडर में 32 लोग पीएचडी हुए हैं, मुझे भी कई बार कहने का मन होता है अपने विद्यार्थियों को यथेच्छसी तथा कुरु, जो मर्जी आए करो। लेकिन ऐसे नहीं, उसके पहले भी कुछ कहा है। क्या कहा है? गुह्यताम गुह्यम दत्ता मया, मैंने तुमको गूढ़ से गूढ़ भी बता दिया है। अब उसके वैमृश्य एतद, इस पर विचार विमर्श करके कुछ छूट ना जाए। जो गूढ़ से गूढ़ ज्ञान दिया उस पर विचार करके उसके बाद यथेच्छसी तथा कुरु। बहुत धन्यवाद हरि भाई आपका। क्या कहना है?